आज हम पढ़ेंगे टॉपिक गैस्ट्राइटिस। ये जीआईटी का टॉपिक है और एमएसएन फर्स्ट का टॉपिक है। तो गैस्ट्राइटिस क्या होता है, जैसा कि आपको सबको पता है, गैस्ट्रिक मीन होता है स्टोमक, और जिसके पीछे ITIS लग जाए तो इस टर्म को कहते हैं इन्फ्लामेशन। तो देखिएगा, लिखा हुआ है आपके सामने, गैस्ट्राइटिस मीन इन्फ्लामेशन ऑफ द गैस्ट्रिक म्यूकोजा। अब ये म्यूकोजा क्या होती है? ये स्टोमक की लेयर है। स्टोमक की 3 लेयर होती है। द फर्स्ट इज़ आउटर लेयर सीरोसा, मिडल लेयर इज़ मस्कुलर एंड इनर लेयर इज़ म्यूकोजा। तो समझ में आ रहा है कि इन्फ्लामेशन हो रहा है गैस्ट्रिक म्यूकोजा के अंदर। तो मतलब देखिएगा, नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है इन्फ्लामेशन ऑफ द इनर लेयर ऑफ स्टोमक। ये भी बोल सकते हैं, इन्फ्लामेशन हो जाना स्टोमक की इनर लेयर के अंदर, और इनर लेयर होती है म्यूकोजा। ओके, तो ये कितने टाइप का होता है? गैस्ट्राइटिस 2 टाइप्स का होता है। इट इज़ 2 टाइप्स। द फर्स्ट इज़ एक्यूट गैस्ट्राइटिस, सेकेंड इज़ क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस। अब एक्यूट गैस्ट्राइटिस का मीन आप जैसे कि जानते हैं, जो कि सडन ऑनसेट होता है, ठीक है। उसको तो वो कोई भी कंडीशन जो सडनली हुई है और कुछ ड्यूरेशन के लिए हुई है, कुछ टाइम के लिए हुई है, वो एक्यूट में आती है। और क्रॉनिक में जो लंबे समय तक चलने वाली डिजीज़ है, कोई भी कंडीशन है जो लंबे समय से चल रही है, वो क्रॉनिक में आती है। तो ये दोनों टाइप का होता है, एक्यूट भी और क्रॉनिक भी, एक्यूट गैस्ट्राइटिस एंड क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस। तो सबसे पहले हम देखेंगे एक्यूट गैस्ट्राइटिस। एक्यूट गैस्ट्राइटिस क्या होता है? देखिएगा, एक्यूट गैस्ट्राइटिस होता है, लिखा हुआ है, इट इज़ ड्यू टू एक्यूट इन्फ्लामेशन ऑफ द इनर लेयर ऑफ द स्टोमक एंड इंटेस्टाइन ऑफ इनर लेयर विथ डायरिया एंड वॉमिटिंग एपिसोड। एक्यूट गैस्ट्राइटिस के अंदर क्या होगा कि जो एक्यूट इन्फ्लामेशन होगा किसके अंदर? म्यूकोजा लेयर के अंदर, मतलब इनर लेयर के अंदर, किसकी? स्टोमक एंड इंटेस्टाइन की, ठीक है। और साथ में क्या होगा? डायरिया भी होगा और वॉमिटिंग एपिसोड भी होंगे, ठीक है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्या कारण है कि इन्फ्लामेशन हो गया एक्यूट स्टोमक के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर, और डायरिया और वॉमिटिंग भी हो रहे हैं? तो इसकी जो इटियोलॉजी है, इसके जो कारण है, इसके जो कोज हैं, वो है एक्यूट इन्फ्लामेशन हुआ है गैस्ट्रिक म्यूकोजा में। तो उसके क्या क्या रीज़न हो सकते हैं? तो देखिएगा, कोज लिखा हुआ है अपने सामने। मोस्ट कॉमन कोज ऑफ अनहाइजेनिक फूड। कोई भी पर्सन है, वो अनहाइजेनिक फूड अगर खा रहा है, ले रहा है अपने खाने में, तो उसके मोर चांसेस होते हैं एक्यूट इन्फ्लामेशन होने के म्यूकोजा लेयर में, ठीक है। तो मोस्ट कॉमन कॉज आएगा अनहाइजेनिक फूड। हाइजेनिक फूड नहीं खा रहा है, वो अनहाइजेनिक फूड इनटेक कर रहा है, तो उसके कारण भी गैस्ट्राइटिस होने के चांसेस होते हैं। सेकंड है हाईली स्पाइसी फूड, ठीक है। हाईली स्पाइसी फूड अगर वो ले रहा है खाने में, उसके कारण भी इरिटेशन होगा म्यूकोजा के अंदर और इन्फ्लामेशन हो सकता है। थर्ड चीज़ है एक्सेसिव अल्कोहल। अगर कोई पर्सन एक्सेसिव इनटेक करता है अल्कोहल का, तो उसमें भी चांसेस हो जाते हैं एक्यूट गैस्ट्राइटिस होने के। नेक्स्ट है एक्सेसिव यूज़ ऑफ गैस्ट्रिक इरिटेंट सच एज टी, कॉफ़ी, निकोटीन, ड्रग। कोई भी पर्सन अगर एक्सेसिव यूज़ करता है किसका? इरिटेंट करने वाली चीज़ों का, ठीक है, जो कि इरिटेशन कर रही हैं म्यूकोजा पे, वो कौन कौन सी हो सकती हैं? सच एज टी, ये भी इरिटेशन करती है। कॉफ़ी इरिटेशन का काम करेगी। निकोटीन एंड सम ड्रग्स, कुछ ड्रग्स होती हैं जो कि इरिटेशन कॉज करती है म्यूकोजा लेयर के अंदर, इनर लेयर के अंदर स्टोमक की, तो ये भी इन्फ्लामेशन कॉज कर सकती हैं, ठीक है। ये थे एक्यूट इन्फ्लामेशन की इटियोलॉजी, कोज। अब सेकंड जो आता है नेक्स्ट, वो है क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस। क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस क्या होता है? तो देखिएगा, लिखा हुआ है, इट इज़ ड्यू टू बेनाइन और मैलिग्नेंट अल्सर क्रिएटेड इन द गैस्ट्रिक म्यूकोजा ड्यू टू इन्फेक्शन ऑफ पाइलोरी, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा
बेनाइन और मेलिग्नेंट, बेनाइन और मेलिग्नेंट अल्सर हो जाएंगे, ठीक है। आपने पढ़ा भी होगा बेनाइन और मेलिग्नेंट ट्यूमर। बेनाइन ट्यूमर जो होता है वो फिक्स होता है और मेलिग्नेंट जो होता है वो अनफिक्स्ड ट्यूमर होता है, वो एक से दूसरी जगह फैलता भी है। तो ऐसे अल्सर क्रिएट होने लग जाते हैं किसके अंदर, गैस्ट्रिक म्यूकोजा के अंदर, ड्यू टू द इन्फेक्शन ऑफ, देखिएगा ये लिखा हुआ है, ये क्यों हो रहे हैं अल्सर, ड्यू टू द इन्फेक्शन ऑफ पाइलोरी। एच पाइलोरी नाम का एक बैक्टीरिया होता है जिसको बोलते हैं हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, ठीक है। उसकी वजह से उस बैक्टीरिया ने इन्फेक्शन कोज करा है गैस्ट्रिक म्यूकोजा पर, उसकी वजह से अल्सर हुए हैं और वो अल्सर बेनाइन और मेलिग्नेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। तो क्या क्या कारण रहे हैं क्रोनिक गैस्ट्राइटिस होने के, लिखा हुआ है, देखिएगा रीज़न, कारण क्या क्या हो सकते हैं। एक्यूट गैस्ट्राइटिस, पहले तो एक्यूट गैस्ट्राइटिस भी एक कॉज है क्रोनिक गैस्ट्राइटिस का, क्योंकि एक्यूट वाली कंडीशन ही क्रोनिक में बदलती है, ठीक है। तो एक तो ये रीज़न हो गया एक्यूट गैस्ट्राइटिस। सेकंड है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, एच पाइलोरी जिसको बोलते हैं हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, ये भी क्रोनिक गैस्ट्राइटिस कोज करता है, ठीक है। थर्ड जो कोज है वो है ऑटो इम्यून डिजीज़। ऑटो इम्यून डिजीज़ वो होती है जो अपना इम्यून सिस्टम है वो ही एंटीजन समझने लगता है अपनी बॉडी के पार्ट्स को, ठीक है। मतलब एंटीबॉडी बना देता है अगेंस्ट स्टोमक की म्यूकोजा पर। तो ऑटो इम्यून डिजीज़ भी एक रीज़न होती है क्रोनिक गैस्ट्राइटिस होने का, ठीक है। अपना इम्यून सिस्टम खुद ही डैमेज करने लग जाता है, ठीक है। फोर्थ है रेडिएशन थेरेपी। रेडिएशन थेरेपी के कारण भी अल्सर कॉज हो जाते हैं। एक है क्रॉन्स डिजीज़, इन्फ्लामेशन ऑफ ऑल जीआईटी। क्रॉन्स डिजीज़ वो होती है, इसको IBD भी बोलते हैं, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़। इसके अंदर क्या होता है, एक क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ दैट अफेक्ट द लेयर ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। इसके अंदर क्या होता है, ये एक इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ है जो कि अफेक्ट करती है ऑल लेयर को, ठीक है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की ऑल लेयर को। इसके कारण भी क्रोनिक गैस्ट्राइटिस होने के चांस हो जाते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, अगला कॉज है बाइल रिफ्लेक्स। बाइल रिफ्लेक्स, बाइल रिफ्लेक्स क्या होता है, ड्यू टू, ये बाइल रिफ्लेक्स क्यों होगा, ड्यू टू डैमेज ऑफ पाइलोरस इंस्फिंक्टर। जो पाइलोरस इंस्फिंक्टर है उसके डैमेज होने के कारण बाइल रिफ्लेक्स होगा गॉल ब्लेडर से और वापस किसके अंदर आ जाएगा, स्टोमक के अंदर। और जब स्टोमक के अंदर बाइल आएगा तो बाइल इरिटेशन कॉज करेगा स्टोमक की लेयर पर, और इरिटेशन कॉज करके वहाँ पर अल्सर कॉज कर देगा, ठीक है, डैमेज कर देगा, छाले कर देगा वहाँ पर, ठीक है। उसको ही क्रोनिक गैस्ट्राइटिस बोलते हैं और ये बाइल रिफ्लेक्स क्रोनिक गैस्ट्राइटिस कॉज करेगा, ठीक है। लास्ट है यूज़ ऑफ NSAID। अगर कोई पर्सन NSAID का यूज़ करता है लंबे समय तक तो उसके अंदर क्रोनिक गैस्ट्राइटिस होने के चांसेस हो जाते हैं। NSAID जैसा कि आप जानते हैं इसको कहते हैं नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। कुछ पेन किलर NSAID होती हैं जो कि कॉज करती हैं, इरिटेट करती हैं म्यूकोजा लेयर को और वहाँ पर अल्सर कॉज कर देती है और क्रोनिक गैस्ट्राइटिस होने के चांसेस पैदा हो जाते हैं। अब देखिएगा साइन एंड सिम्टम। अगर किसी को गैस्ट्राइटिस हो गया है तो उसके अंदर क्या क्या साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेंगे। जैसा कि अपन ने टाइप पढ़ा है एक्यूट एंड क्रोनिक, तो सबसे पहले देखेंगे अपन एक्यूट में कौन कौन से साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेंगे और क्रोनिक में कौन कौन से साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले अपन देखेंगे एक्यूट के अंदर कौन कौन से साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेंगे। तो मोस्ट कॉमन लिखा हुआ है, मोस्ट कॉमन और अर्लीस्ट साइन एब्डोमिनल डिस्टेंशन। कहने का मतलब है जो सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, और अर्लीस्ट साइन मतलब जो सबसे पहले देखने को मिलेगा, सबसे ज़्यादा और सबसे पहले वो जो साइन होगा वो होगा एब्डोमिनल डिस्टेंशन। एब्डोमिनल डिस्टेंशन किसको बोलते हैं, तो एब्डोमिनल डिस्टेंशन उसको बोलते हैं जो स्टोमक है वो वाइड हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक है, वाइड होगा, बड़ा हो जाएगा।
अपनी जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है उससे डिस्टेंड हो जाएगा। डिस्टेंड होना मतलब बड़ा होना। तो एब्डोमेन आपको बाहर की साइड बड़ा हुआ देखने को मिलेगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट जो साइन सिम्टम देखने को मिलेगा एक्यूट गैस्ट्राइटिस में वो मिलेगा एनोरेक्सिया एंड नोजिया और वोमिटिंग, फैटिक थकान होगी उसको, हिपकिंग मतलब होता है हिचकियाँ आना, हिचकी आएंगी उसको, ब्लोटिंग क्या होता है फीलिंग ऑफ फुलनेस ऑफ स्टोमक, उसको हर टाइम ऐसा लगेगा कि स्टोमक फुल है, ठीक है, उसने खाना नहीं खाया होगा फिर भी उसको लगेगा कि स्टोमक भरा हुआ है, फुलनेस ऑफ स्टोमक, ब्लोटिंग। नेक्स्ट जो देखने को मिलेगा वो होगा ब्लीचिंग मतलब होता है रिलीज ऑफ हाइड्रोजन सल्फर गैस, जैसे ही वो गैस जो रिलीज़ होगी उससे जो रिलीज़ होगी गैस वो होगी हाइड्रोजन सल्फर गैस का बाहर निकलना देखा जाएगा, उसको बोलते हैं ब्लीचिंग, ठीक है। अब देखिएगा ये तो हुआ एक्यूट गैस्ट्राइटिस के साइन एंड सिम्टम। अब नेक्स्ट है क्रोनिक गैस्ट्राइटिस के साइन एंड सिम्टम। क्रोनिक गैस्ट्राइटिस के साइन एंड सिम्टम में देखिएगा सबसे फर्स्ट है परनीसियस एनीमिया देखने को मिलेगा आपको। परनीसियस एनीमिया क्या होता है? तो परनीसियस एनीमिया होता है विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से होने वाला एनीमिया, उसको बोलते हैं वो परनीसियस एनीमिया, ठीक है। नेक्स्ट जो देखने को मिलेगा हेमेप्टिमेसिस मतलब होता है जब वो वोमिट करेगा, वोमिटिंग होगी उसको और वोमिटिंग करेगा तो ब्लड आएगा वोमिट के साथ, तो ब्लड आना वोमिट के साथ उसको बोलते हैं हेमेप्टिमेसिस। अब ये ब्लड क्यों आ रहा है? क्योंकि क्रोनिक गैस्ट्राइटिस के अंदर अल्सर हो रहे थे, ठीक है, लीजन्स हो रहे थे स्टोमक की लेयर पर। अब जब लीजन्स होंगे तो वहाँ से ब्लड आएगा, ठीक है, ब्लड निकलेगा और साथ में वोमिटिंग हो रही है तो वो वोमिट के साथ ब्लड आएगा बाहर की साइड, तो उसको बोलोगे आप हेमेप्टिमेसिस, ठीक है। और क्या होगा? परफोरेशन देखने को मिलेगा, जो वहाँ पर अल्सर हुए हैं वहाँ से परफोरेट होगा, ठीक है। और क्या देखने को मिलेगा? हार्ट बर्न, ठीक है, हार्ट के अंदर उसको हार्ट साइड मतलब थोरेसिक कैविटी में उसको ऐसा लगेगा कि बर्निंग सेंसेशन हो रहा है, उसको बोलते हैं हार्ट बर्न। इंक्रीज HCl, इंक्रीज होगा HCl और इंक्रीज HCl की वजह से ही हार्ट बर्न देखने को मिलता है। यहाँ पे इंक्रीज लेवल हो जाएगा किसका? HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, ठीक है। अब देखिएगा नेक्स्ट इसके अंदर डायग्नोसिस। अब किसी को एक्यूट गैस्ट्राइटिस और क्रोनिक गैस्ट्राइटिस हुआ है तो उसका डायग्नोसिस कैसे करोगे? आप पता कैसे लगाओगे कि इसको गैस्ट्राइटिस प्रॉब्लम हुई है? तो सबसे पहले कोई भी अगर डिजीज़ होती है और पेशेंट आपके पास आता है कोई प्रॉब्लम लेके, तो सबसे पहले अपन करते हैं उसका हिस्ट्री एंड फिज़िकल एग्जामिनेशन, उससे हिस्ट्री टेकिंग होती है और फिज़िकल एग्जामिनेशन किया जाता है। तो सबसे पहले करेंगे अपन हिस्ट्री एंड फिज़िकल एग्जामिनेशन, उसके बाद एंडोस्कोपी एक प्रोसीजर है जिसमें कैमरे के थ्रू अपन स्टोमक और इंटेस्टाइन की तरफ विजुअलाइजेशन देखते हैं और देखते हैं कि कंडीशन क्या है, ठीक है, अल्सर है कि क्या हो रखा है क्या नहीं, तो एंडोस्कोपी के थ्रू करते हैं। स्कोपी मतलब देखना, एंडो मतलब अंदर, तो अंदर की साइड अपन स्टोमक की तरफ एक कैमरा डालते हैं और कैमरे के थ्रू अपन विजुअलाइजेशन करके देखते हैं कंडीशन को। नेक्स्ट जो अपन करेंगे लिखा हुआ है यूरिया ब्रीथ टेस्ट। अब यूरिया ब्रीथ टेस्ट किसके लिए होता है? तो ये स्पेशली फॉर H. पाइलोरी इन्फेक्शन। अपन देख रहे थे कि हेलिकोबैक्टर पाइलोरी एक बैक्टीरिया है जो इन्फेक्शन कॉज कर रहा था, तो उसका पता लगाने के लिए यूरिया ब्रीथ टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट अपन करवाएंगे उस पेशेंट की CBC मतलब होता है कंप्लीट ब्लड काउंट। कंप्लीट ब्लड काउंट में अपन देखेंगे ESR, तो ESR जब अपन देखेंगे तो वो इंक्रीज़ देखने को मिलेगी। WBC देखेंगे तो इंक्रीज़ देखने को मिलेगी, RBC देखेंगे तो डिक्रीज़ देखने को मिलेगी और हीमोग्लोबिन देखेंगे तो डिक्रीज़ देखने को मिलेगा। अब ESR क्यों बढ़ी हुई है? ESR क्या होती है? इरिथ्रोसेंडिमेंट, ये देखिएगा ESR क्या होती है? ESR होती है इरिथ्रोसेंडिमेंटेशन रेट। अब ये इंक्रीज़ है, ये इंक्रीज़ क्यों है? क्योंकि RBC डिक्रीज़ है,
सेडिमेंटेशन मतलब तल में बैठ जाना। आरबीसी जब टूटेगी, आरबीसी कम है, आरबीसी काउंट कम क्यों हो रहा है? क्योंकि आरबीसी मैच्योर ही नहीं हो पा रही, उससे पहले ही वो डाउन जा रही है, ब्लड बाहर आ रहा है, ठीक है, अल्सर कोज हो रखे हैं, तो आरबीसी डाउन है तो ईएसआर ऑटोमेटिक बढ़ जाती है, इरिथ्रो सेडिमेंटेशन रेट बढ़ जाती है। तो आरबीसी डाउन है, ईएसआर बढ़ी हुई मिलेगी। डब्ल्यूबीसी बढ़ी हुई मिल रही है, क्यों? क्योंकि इन्फेक्शन होता है तो डब्ल्यूबीसी के काउंट बढ़ जाते हैं, ठीक है। और आरबीसी डिक्रीज़ है तो हीमोग्लोबिन भी डिक्रीज देखने को मिलेगा। और क्या करते हैं अपन? एंटीबॉडी अगेंस्ट एच पाइलोरी फाउंड, ठीक है, डिटेक्ट करते हैं एंटीबॉडी को। एंटीबॉडी डिटेक्शन टेस्ट होता है अगेंस्ट किसके? अगेंस्ट एच पाइलोरी। तो आपको एंटीबॉडी फाउंड होगी, क्यों? क्योंकि एच पाइलोरी इन्फेक्शन, जैसे ही एच पाइलोरी ने इन्फेक्शन कॉज करा तो एंटीबॉडी बनाएगी आपकी बॉडी, और आपकी बॉडी ने जब एंटीबॉडी बनाई तो आप उसको डिटेक्ट कर लोगे, उन एंटीबॉडी को डिटेक्ट कर लोगे, उससे पता पड़ जाएगा कि हेलिकोबैक्टर जो है बैक्टीरिया वो इसके अंदर है और उसकी वजह से ही गैस्ट्राइटिस हुआ है। और क्या करेंगे? गैस्ट्रिक एनालिसिस, ठीक है। तो नेक्स्ट जो इसके आएंगे वो आएगा मैनेजमेंट। किसी को अगर गैस्ट्राइटिस हुआ है तो फिर उसके बाद आप मैनेजमेंट क्या करोगे? ये तो आपने पढ़ लिया कि भाई गैस्ट्रिक जो है इन्फ्लामेशन हो रखा है म्यूकोजा लेयर में, तो 2 टाइप्स का होता है, एक्यूट एंड क्रोनिक। एक्यूट के आपने कोज पढ़ लिए, ठीक, क्रोनिक के आपने कोज पढ़ लिए, एक्यूट के आपने साइन सिम्टम पढ़ लिए, और क्रोनिक के आपने साइन एंड सिम्टम पढ़ लिए। डायग्नोसिस आपने दोनों का पढ़ लिया। अब जो है नेक्स्ट इसका आता है मैनेजमेंट, वो अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।